हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 91 के बारे में। अगर हम भाग 91 के बारे में बात कर रहे हैं तो भाग 90 तक पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इन जी श्रृंखलाओं से का आनंद लेते रहे, नोट्स बनाते रहे, क्योंकि इन जी श्रृंखलाओं को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है, तो इनके जितने भी प्रश्न आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो लोग इससे नोट्स बनाते रहे, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 91 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि अपक्षय की क्रिया संबंधित है। अपक्षय की क्रिया जो संबंधित है, किससे संबंधित है? पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनिक परिवर्तन, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभाजित करे, या एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करे। तो आप लोग जो क्रियाएं होती हैं, प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हवा के द्वारा या नदियों के द्वारा, हिमानियों के द्वारा जो पर्वतों को काट कर छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को विभाजित किया जाता है, वो क्या होता है, उसको अपक्षय की क्रिया कहते हैं। और वही सूक्ष्म कणों को वायु के द्वारा या किसी अन्य कारक के द्वारा, प्राकृतिक कारक के द्वारा वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? अपवर्धन की क्रिया कहते हैं। यानी कि अपक्षय की क्रिया क्या हो गई? एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभाजित करे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अपक्षय की क्रिया। अपक्षय की क्रिया। और एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करे, इसको क्या कहते हैं? अपवर्धन की क्रिया। अपवर्धन की क्रिया, इसको इरोजन भी बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में एक ही शब्द जो है दोनों के उच्चारण में आते हैं, लेकिन एक में डबल आर होता है, एक में एक ही सिंगल आर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है। और अपक्षय और अपवर्धन की क्रिया जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, दोनों सूक्ष्म कणों में पर्वतों को किसी अन्य बाह्य कारक के द्वारा पर्वतों को वहाँ पर सूक्ष्म कणों में विभाजित किया जाता है, और वहाँ पर उसको अपक्षय किया जाता है। वही जो सूक्ष्म कण है उसको किसी अन्य स्थान पर एकत्रित किया जाए, उसको अपवर्धन की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझते रहें। ये जियोग्राफी का सेक्शन है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि पर्यावरण को जो हानि पहुँचाए, ठीक है, उसका संबंध नहीं है। यानी कि पर्यावरण की जो सुरक्षा पहुंचाए, ठीक है, तो पर्यावरण की जो सुरक्षा पहुंचाए उसका जो इसमें जो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है कि उसका संबंध उससे नहीं है। ठीक है, तो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज़ के थैलों का प्रयोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धारणीय विकास का जो कार्य है ये पर्यावरण को सुरक्षा पहुँचाता है। गरीबी कम करना, ये आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, वातानुकूलन भी है, कागज़ के थैलों का प्रयोग भी है, जिससे पर्यावरण को संरक्षण मिले, पर्यावरण को हानि न पहुँचे, इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को ये स्टेटमेंट है, इस तरह का प्रश्न जो है धड़ल्ले से पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में। तो लोग नोट डाउन करें और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि धारणीय कृषि। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? ठीक है, तो जिस प्रकार से धारणीय विकास का अर्थ होता है, उसी प्रकार से धारणीय कृषि का भी अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे कि धारणीय विकास क्या होता है कि वर्तमान में उस भविष्य के पीढ़ियों के लिए जो संसाधन उसको इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि जो वर्तमान में, इस प्रकार से मान लीजिए कि धारणीय विकास का अर्थ होता है कि वर्तमान में जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित बना रहे। ठीक है, यानी कि धारणीय विकास का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि वर्तमान के भविष्य के पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है, तो इस प्रकार से धारणीय विकास का अर्थ लिया जाता है। उसी प्रकार धारणीय कृषि का अर्थ क्या हो जाएगा कि हम किसी भूमि का इस प्रकार से प्रयोग करें कि उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, जो उर्वरक शक्ति है, वो अक्षुण्ण बनी रहे। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि आत्मनिर्भरता नहीं होगा, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात करना, ये भी नहीं होगा। कृषि प्रयोग होती अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना, ये भी नहीं होगा। भूमि का इस प्रकार से प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। यानी कि धारणीय कृषि का जो शाब्दिक अर्थ होगा, भूमि का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो उर्वरक शक्ति है, वो अक्षुण्ण बनी रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से धारणीय कृषि का अर्थ लिया जाता है। आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। ठीक है,
तो पर्यावरण अभियांत्रिकी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, देहरादून में, नई दिल्ली में, बेंगलोर में। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये नागपुर में अवस्थित है और इसकी स्थापना जो किया गया था 1958 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि स्थापना कब हुआ था? 1958 में। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, और मुख्यालय तो नागपुर में है। ठीक है, और नागपुर में यहाँ पर लिख देते हैं मुख्यालय। नागपुर, और नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष के बारे में आपको बता देते हैं। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं अतुल नारायण वैद्य हैं। ठीक है, अतुल नारायण वैद्य। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न फ्लुएंटली और डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। देहरादून आप जानते हैं उत्तराखंड में, नई दिल्ली तो राजधानी है, बेंगलोर जो है आपके कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से नोट डाउन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? किसको? बाबर को कहाँ सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया? अब्दुल्ला खां उज़्बेक, शैबानी खां, उबैदुल्ला खां या जानी बेग। ठीक है, तो इसमें से किसने सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था? वो था आपका शैबानी खां। ठीक है, तो शैबानी खां ने इस युद्ध में आप देखेंगे कि बाबर को पराजित किया और युद्ध पद्धति को अपनाया था। कौन सी युद्ध पद्धति है? तुगलनमा युद्ध पद्धति। युद्ध पद्धति का जो नाम है उसका नाम है तुगलनमा। तुलुगमा नाम है, तुलुगमा। ठीक है, युद्ध पद्धति कौन सी है? तुलुगमा युद्ध पद्धति को अपनाया था। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करें और आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि यह युद्ध किस सन में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग बताते रहे, कमेंट करते रहे, अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में करते रहें या टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर बताएं। तो आप लोग एकदम तैयारी करते रहें, अच्छे से करते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाएं। चलिए नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? कौन सा युद्ध? ऑटोमन युद्ध पद्धति। ठीक है, तो किसने अपनाया था? अकबर है, हुमायूं है, शाहजहाँ है, बाबर है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया गया था बाबर के द्वारा अपनाया गया था। और कौन सा युद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी यहाँ पर पराजित होता है। वहाँ पर जाकर देखेंगे कि मुगल वंश की भारत में स्थापना होती है। और इस युद्ध में जो तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, बाबर के जो तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था, तोपखाना कौन था वो? और देखेंगे कि मुस्तफ़ा कर रहे हैं उस्ताद अली कुली खां। ठीक है, उस्ताद, यहाँ पर जो तोपखाना चला रहा था, तोपखाने का जो नेतृत्व कर रहा था वो थे उस्ताद अली कुली खां। उस्ताद अली कुली खां। ठीक है, और जो बंदूक संभाल रहा था, बंदूक का जो बंदूकचिया कहा जाता है इसको। ठीक है, तो बंदूक जो संभाल रहा था, बंदूक का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? मुस्तफ़ा खां। मुस्तफ़ा खां। ठीक है, इतने सारे लोगों का आप लोग नोट डाउन करते रहें, नाम याद रखें। और हम लोग एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, मुगल दरबार के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो वहाँ पर आप लोग बने रहें, चैनल से जुड़ते रहें और अपने सुझाव जो है चैनल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए या टेलीग्राम चैनल से वहाँ पर जुड़ कर दीजिए। तो आप लोग अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे तो हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? ठीक है, तो जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था बाबर ने? पानीपत में, या चंदेरी के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में? ठीक है, तो जिहाद का नारा आप देखेंगे कि खानवा के युद्ध में बाबर ने दिया था। और इन 4 युद्धों को बाबर के द्वारा लड़ा गया है और भारत में बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए किसके मध्य में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का
प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। 1526 किसके किसके मत? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर व इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो आप लोगों को सुन कर नोट डाउन कर लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चंदेरी के। चंदेरी का युद्ध, सिर्फ हम चंदेरी लिख दे रहे हैं तो इससे आप लोग समझ जाइएगा। चंदेरी का युद्ध हुआ था, देखेंगे कि क्रम से आपको बताते हैं हम, ठीक है, क्रम से। तो 1526 में प्रथम युद्ध हो गया पानीपत का, और फिर इसके बाद होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में। और किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर व राणा सांगा। बाबर व राणा सांगा के मध्य में यह युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध। चंदेरी हुआ था 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में। और ये हुआ था, देखेंगे कि बाबर और इस यहाँ पर जो है मेदिनी राय, एक राजपूत शासक हैं मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय। तो इस प्रकार से हम लोग नोट डाउन करेंगे। और घाघरा का युद्ध हुआ था, 4 युद्ध लड़े हैं बाबर ने। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और यहाँ पर एक लोग और हैं, महमूद लोदी। महमूद लोदी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 1526 से लेकर 1529 तक बाबर ने 4 युद्ध लड़े हैं, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, जो राणा सांगा के मध्य और बाबर के मध्य में हुआ था, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि बाबर के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था, ठीक है। हमेशा नेगेटिव चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का प्रश्न हमेशा 100% गलत होगा, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र, काबुल का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र। तो अब देखेंगे कि अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, एनसीईआरटी पर ध्यान दिए होंगे, तो हमने वहाँ पर बताया था कि जो बाबर का साम्राज्य है, बाबर जो आया कहाँ से था? वो अफ़गानिस्तान के क्षेत्र से ही आया था, यानी कि काबुल वाला क्षेत्र तो वहाँ पर होगा ही, यानी कि काबुल वाला क्षेत्र सिंध वाले क्षेत्र में आता था, तो वहाँ पर वो है, ठीक है। और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में तो वो लोग आए ही थे। उत्तर प्रदेश में वहाँ पर देखेंगे कि कन्नौज का युद्ध होता है, फिर बिलग्राम का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध होता है। चौसा तो बिहार में पड़ता है ना, तो वहाँ पर वो लोग थे, तो बिहार में पड़ता है। तो उस युद्ध के आधार पर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र आया होगा। और जब सिंध प्रांत से आएंगे तो पंजाब वाला क्षेत्र भी उसमें सम्मिलित ही होगा। तो यानी कि ये तीनों क्षेत्र जो हैं बाबर के साम्राज्य में होंगे, काबुल का, आधुनिक उत्तर प्रदेश और पंजाब क्षेत्र। यानी कि राजस्थान वाला क्षेत्र जो है ये राजपूतों के शासनकाल में था, राजपूतों के अधिकार क्षेत्र में था। तो इसलिए जो आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र जो है वो आपके बाबर के साम्राज्य में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करते रहिए और लॉजिक लगाकर इन ऐसे प्रश्नों को हल करते रहेंगे, तो लोगों का जो नॉलेज है वो एकदम बढ़ता ही जाएगा। तो लोग नोट डाउन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। आप लोगों को अगर ये याद होगा कि मताधिकार का जो मतदान का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कि जो मताधिकार का और निर्वाचित होने का अधिकार जो है वो है आपका विधिक अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व या इसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी बोला जाता है। ये कब का है? भारत में 1951 का है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है। इसके आधार पर, ठीक है, इसी में देखेंगे कि मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार का व्याख्या किया गया है। तो इसमें लिख लीजिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के धारा 79D, 79D में निर्वाचक का अधिकार की परिभाषा है। निर्वाचक का परिभाषा है, निर्वाचक अधिकार की परिभाषा है, निर्वाचक अधिकार है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि परिभाषा दिया गया है। फिर उसके बाद आप डाउन करिए धारा 62, धारा 62।
और धारा 62 में मताधिकार का वर्णन है, ठीक है, मताधिकार का वर्णन है, ठीक है। और इसमें एक और लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि जो भारत का संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान, यहाँ पर लिख देते हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है कि जो वयस्क मताधिकार को उल्लेख करता है, वो है आपका 326। 326 में, अनुच्छेद 326 में दिया गया है वयस्क मताधिकार, ठीक है, 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख है, मताधिकार, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करेंगे। कौन सा भाग है ये? भारतीय संविधान का भाग 15वां है, भाग 15वां, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते रहें, नोट्स बनाते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। तो आप लोगों का जो कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, अगर जीएस पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग एकदम मेंटली और एकदम नॉलेज के रूप में परिपूर्ण होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर, ठीक है, नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया था, ठीक है। यहाँ पर अब देखेंगे कि ये नहीं पूछा जा रहा कौन सा संशोधन में 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, ये पूछा जा रहा है कि पहली बार कब प्रयोग किया गया। तो प्रयोग अब देखेंगे कि प्रश्न हमेशा एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। 1987, 1988, 1989, 1990 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लेंगे, आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि 18 वर्ष 21 वर्ष की आयु को 21 वर्ष से मताधिकार के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में? मताधिकार के बारे में बात किया जा रहा है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष से घटाया गया, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है घटाया गया कि बढ़ाया गया, तो घटाया गया, 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया, ठीक है। हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा है, तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1988 में। कब? 1988 में, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। और फिर इसके बाद देखेंगे कि 9वीं लोकसभा आम चुनाव में, 9वीं लोकसभा आम चुनाव, ठीक है। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, 9वीं लोकसभा आम चुनाव, आम चुनाव, ठीक है। ये कब हुआ था? ये प्रारंभ कब हुआ? और ये जो प्रारंभ हुआ था ये आप देखेंगे कि 28 मार्च 1989, 28 मार्च 1989। और इसी में पहली बार मतदान को, मताधिकार का प्रयोग किया गया था। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग किया गया था 9वीं लोकसभा चुनाव 28 मार्च 1989 को, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर इस तरह समझ लीजिए कि जो 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का जो पहली बार प्रयोग किया गया था, ये 28 मार्च 1989 को लागू हुआ और वहाँ पर 9वीं लोकसभा आम चुनाव में प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो संविधान संशोधन है वो 61वां है 1988 का, और जो मताधिकार का प्रयोग किया गया 18 वर्ष का, वो 1989 में पहली बार प्रयोग किया गया था। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। और यह आपका बहुत ही, मान लीजिए कि इस तरह से प्रश्न है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ लिया जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं 1988-89 में। तो यहाँ पर आप लोग अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए और एकदम क्लियर कर लीजिए हर एक चीज़ को। तो चलिए आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि परिसीमन आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। किसके संबंध में? परिसीमन आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? परिसीमन आयोग का गठन संविधान का अनुच्छेद 82 के तहत किया जाता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, या किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। यह परिसीमन आयोग की नियुक्ति जो है लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अंडरलाइन करते हुए अपना आंसर लिखते रहेंगे और आप लोगों को समझ में आता रहेगा, ठीक है।
तो परिसीमन आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत किया जाता है। ये एकदम सही ऑप्शन सही है स्टेटमेंट। और परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी एकदम सही है। और किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का जो निर्णय लिया जाता है वो परिसीमन आयोग के द्वारा ही लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका निर्णय कौन लेगा, वो परिसीमन आयोग लेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो परिसीमन आयोग की नियुक्ति है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा नहीं की जाती है, ये भारत सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और हर एक प्रश्न को एकदम सावधानीपूर्वक हल करते रहें, जिससे आप लोगों में जो परफेक्शन की चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा निखर कर आए। तो आप लोग नोट डाउन करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को, 25 जनवरी को, 10 दिसंबर को या 1 मई को? तो सभी लोग, सबसे सिंपल आसान प्रश्न है कि आप लोग सभी लोगों को पता होता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस। ठीक है, इसे सब नोट डाउन कर लें। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें। ठीक है, मजदूर दिवस। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहें और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर है, किसके बराबर है? 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.25 प्रकाश वर्ष या 3.50 प्रकाश वर्ष या 4.50 प्रकाश वर्ष? तो आप लोग जानते हैं कि पारसेक और प्रकाश वर्ष जो हैं जो खगोलीय दूरियां मापने के या मात्रक हैं। तो एक पारसेक में कितना होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में, ठीक है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण पाए जाते हैं? ठीक है, अगर परमाणु में पूछा जाए कि किसी परमाणु में कौन से मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तीनों जो हैं परमाणु में पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण पाए जाते हैं, तो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है परमाणु के नाभिक में मूल कण के रूप में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि तीनों के जो खोजकर्ता हैं वो तो बचपन से सिखाया जाता है कि आप एक ईंट पर नाचे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों कणों का जो खोजकर्ता है इससे संदर्भित किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन का थॉम्सन, इलेक्ट्रॉन का थॉम्सन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, ठीक, फिर न्यूट्रॉन का चैडविक। वैसे इनका आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन खोज है जे थॉम्सन नाम है और प्रोटॉन का रदरफोर्ड नाम है, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि इनके जो खोजकर्ता हैं वो कौन कौन है, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथनोग्राफी, इथोलॉजी या एथिक्स या एथनोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं उनका जो वैज्ञानिक विवरण दिया जाता है और उस वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी कहा जाता है, इथनोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हो गया कि इथनोलॉजी क्या हो गया? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एथिक्स के।
एथिक्स क्या आता है? एथिक्स का जो बात किया जाता है, एथिक्स के संदर्भ में क्या किया जाता है? नैतिक आचार तथा कर्तव्यों का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, नैतिक आचार व संस्कृतियों कह रहे हैं, कर्तव्यों का, नैतिक आचार व कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, मनोवैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप लोग सुन कर नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है? इथोलॉजी के द्वारा हम लोग करते हैं मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहारिक अध्ययन का। ठीक है, मानव तथा सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते रहें, नोट्स बनाते रहें, और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। और फिर उसके बाद क्या होता है? इथनोग्राफी क्या है? इथनोग्राफी के अंतर्गत आप देखेंगे कि किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, वह प्रश्न आप लोगों का इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, तो आप लोग इससे इन जो श्रृंखलाओं का आनंद लेते रहें, नोट्स बनाते रहें, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह श्रृंखला पसंद आती होगी, और इन जी श्रृंखलाओं का आनंद लेते रहें और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मदद करे। ठीक है, और आप जानते हैं कि इन जी श्रृंखलाओं का जिस प्रकार से बनाया जा रहा है, इस प्रकार से निर्माण किया जा रहा है कि वो आपके हर एक एग्ज़ाम में जिसमें जीएस पूछा जा रहा है उसमें मदद करेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।